किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस में लगने वाले खर्चे के बारे में जरूर समझना चाहिए और ये अगर आपने समझ लिया तो उस बिजनेस को आप लंबे समय के लिए रन कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस रिसर्च सीरीज में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। ये रेशो जनरली यूज किया जाता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्टर की जो कंपनीज है उनको एनालाइज करने के लिए। अब किस तरीके से इस रेशो को यूज किया जाता है उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इसका यूज करके आप अपनी इन्वेस्टिंग को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा टाइम पे मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज वो पैरामीटर होता है जो आपको बताता है कि आपके पास जो भी इनकम आ रही है उसके लिए जो असेट्स आप यूज कर रहे हैं उन असेट्स की क्या कॉस्टिंग आपको लगने वाली है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट करके कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उस 100 रुपए को लगाने के पीछे आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगा है वो कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 100 रुपए इन्वेस्ट करके मैं कुछ पैसा बना रहा हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बनाया होगा या जनरली बैंकिंग के केस में सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी। तो अगर मैं कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी को बेच रहा हूँ या सेल आउट कर रहा हूँ, तो उसको बेचने से लेके मेरे पास रिटर्न पैसा आ जाने तक मुझे कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जब हम बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में बैंकों के पास जो असेट आता है, जो पैसा आता है, वो जनरली नॉर्मल पर्सन से ही आता है जिनके सेविंग, करेंट या और भी दूसरी कुछ बॉन्ड्स या इस तरीके की पॉलिसीज से लोग बैंकों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसी पैसे को बैंक यूज करती है। अब इस पैसे का बैंक यूज किस तरीके से करती है? बैंक यूज करती है दूसरे लोगों को जिनको रिक्वायरमेंट है उन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए या इस तरीके की और भी फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू वो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है बैंक की, वो इंटरेस्ट इनकम देखने में तो लगती है कि एक बैंक होम लोन पे 7%, 8% का इंटरेस्ट ले रही है, पर्सनल लोन पे 14-15% और बिजनेस लोन पे 18%, 20% के भी इंटरेस्ट रेट लगाए जाते हैं। बट क्या एक्चुअली में बैंकों के पास इतना पूरा इंटरेस्ट का पैसा बच जाता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी बैंकों को कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। अब वो पैसा कहाँ खर्च करना पड़ता है? तो जनरली अगर उसके पास पैसा आया है सेविंग अकाउंट से, तो सेविंग अकाउंट पे जनरली बैंक 2.5-3% के आसपास का इंटरेस्ट पे भी कर रही होगी अपने कस्टमर को, तो वो भी उसकी कॉस्ट होगी। अगर वो पैसा किसी अनदर एफडी या दूसरी किसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से आया है, तो उसके इंटरेस्ट रेट और हायर होंगे, तो वो भी बैंक को पे करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स को, तो वो भी बैंक की कॉस्ट हो गई। इसके अपार्ट अगर उसके पास करंट अकाउंट से या दूसरे किसी रिसोर्सेज से पैसा आया है जहां पे उसको निग्लेजिबल या बहुत कम कॉस्टिंग पे पैसा अवेलेबल हो गया है, बट वहां भी उसके पास कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होती है, उसके प्रीमाइसेस की, उसके एम्प्लॉइज की और भी बहुत सारी चीजें जो पूरा आईटी सिस्टम मैनेज करके रखी है, बहुत सारे सर्विस सिस्टम्स मैनेज करके रखा हुआ है, तो इन सभी में कॉस्टिंग लगती है। तो इन सभी कॉस्टिंग्स को अगर हम ऐड करें और अगर बैंक के टोटल असेट्स को हम कैलकुलेट करें, तो टोटल असेट्स पे जो उसकी कॉस्ट लग रही है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। अगर 100 रुपए पे 5 रुपए उसके खर्च हो रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी होगी 5% की। अब बात करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज कितनी होना चाहिए। तो जनरली बैंकिंग और फाइनेंशियल केसेस में कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी 3 से 5% के बीच में हो तो ज्यादा बेटर होता है। 5% से ऊपर अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जा रही है तो बैंक के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपको जनरली पता है कि बैंक के होम लोन या इस तरीके के जो इंटरेस्ट पे जो लोन्स ऑफर कर रही है, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हैं या कार लोन्स हैं, इस तरीके के और भी जो जनरल लोन्स हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में सेल आउट होते हैं, उन लोन्स पे 7%, 8% या 9% की इंटरेस्ट रेट वो लोग ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे उनके पास एक मेजर रिस्क भी होता है जिसको हम बोलते हैं एनपीए रिस्क। अगर कोई एनपीए रिस्क अगर बड़ी आ गई तो इनको मेजर डेट देखने को मिल सकता है।
इसीलिए जरूरी है कि ये अपनी कॉस्ट को बहुत कम करके रखें। जितनी कम कॉस्ट को रखेंगे उतना अच्छा होगा बैंकों के लिए। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। तो किसी भी अच्छी बैंक में अगर आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, तो सबसे पहले समझें कि उसकी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कितनी है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी को रेडीमेड कंडीशन में काफी सारी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं। आप जनरली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पे आपको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो आप कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी हर बैंक का चेक करें। इसके अपार्ट अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो कंपनीज अपनी एनुअल प्रेजेंटेशंस या एनुअल रिपोर्ट्स सेंड करती हैं जिनमें भी उस बैंक की कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट्स आपको NSE या BSE की साइट्स पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अपार्ट उन बैंकों की साइट्स पे भी एनुअल रिपोर्ट्स उनकी अपलोडेड होती हैं, तो वहां से भी आप उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये पूरा डेटा वहां उनका अवेलेबल हो जाएगा। इसके अपार्ट इस इन्वेस्टिंग को और इजी करने के लिए हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे फाइनेंशियल रेशो बहुत इजी वे में हम लोग डिलीवर करने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपकी इन्वेस्टिंग और बेहतर हो पाए। तो हमारे इस वीडियो में आपको दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक्स जो आपको लगता है कि इसके बारे में आपको जानना है या समझना है, उस टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।